नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज रूस में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव। झारखंड चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। राजद ने 6 सीट पर उतारे अपने उम्मीदवार। ओडिशा बंगाल के तटीय जिलों में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर गंभीर चेतावनी। आज से दोनों राज्यों के 23 जिलों के लिए स्कूल बंद, अनेक ट्रेनें रद्द। दिल्ली में बिगड़ती आबोहवा के बीच AQI लेवल कई जगहों पर फिर 400 पार, लोगों की बड़ी परेशानी। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के रूस दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा और उसके साथ ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। पिछले साल जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज द्विपक्षीय बैठक होगी। यह बैठक कई मायनों में खास साबित हो सकती है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता दिख रहा है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वे 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब जनादेश की, जहां बात करते हैं आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, जिसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शिवसेना ने पहली सूची में पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों के टिकटों का ऐलान भी कर दिया है। लोकसभा चुनावों में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना के जोगेश्वरी पूर्व से मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने माहिम सीट से भी प्रत्याशी उतार दिया है। पहले चर्चा थी कि इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने के कारण मुख्यमंत्री शिंदे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। महायुति के खेमे से यह दूसरी सूची है। इससे पहले बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल हुए हैं। आपको साथ ही बता दें कि महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार अब तय हो चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने दिल्ली से लौटकर एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उद्धव के साथ उनकी बैठक 2.5 घंटे तक चली। उसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। थोरात ने संवाददाताओं से कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है। आज महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। साथ ही कांग्रेस आज अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ेंगे।
मनसे प्रवक्ता और पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। ये एमएनएस की दूसरी सूची है। बढ़ते आगे महाराष्ट्र से और अब बात कर लेते हैं आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव की भी, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झामुमो ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और कोडरमा से सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाया है। रशिम प्रकाश चतरा से, नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से और संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से उम्मीदवार होंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। राज्य में 9 सीटों कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होने हैं। इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बात करते हैं वायनाड लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया और रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला किया। खबर अब दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। दिल्ली में बिगड़ती आबोहवा के बीच AQI लेवल कई जगहों पर आज फिर 400 पार हो गया है, जिसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सुबह से ही धुंध की चादर और अजीब सी बदबू छाई हुई है। शहर की वायु गुणवत्ता और गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इंडिया गेट, आनंद विहार, नेहरू प्लेस और ITO के साथ कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई है। इसे बचाव को लेकर पानी का छिड़काव सहित कई दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और यमुना नदी में जहरीली झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने के लिए जो पैसे थे वह दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से आज यमुना की यह स्थिति है। मैं इस समय नाव में हूं और ये नाव चल रही है दिल्ली के यमुना में, और आप पहले तो देखिए कि सफ़ेद झाग के साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि बर्फ़ की चादर है, लेकिन ये पॉल्यूटेड यमुना है। एक बड़ी सी लेयर पूरे यमुना में फॉर्म की है। नाव पर मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी बैठे हैं। दिल्ली को नर्क में डुबाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी से और केजरीवाल जी से, जिन्होंने अपनी प्रथम सरकार में बोला था कि जमुना मैया को मैं 4 साल के अंदर स्वयं डुबकी लगाऊंगा और डुबकी लगाने लायक बना दूंगा। लेकिन छठ का महापर्व पूर्वांचलियों का अगले सप्ताह है, और ये जो छठ घाट की स्थिति आप देख लीजिए और ये जमुना मैया की स्थिति देख लीजिए। जमुना माँ के हत्यारा कोई है तो आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री आतिशी जी। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे करोड़ों करोड़ों पूर्वांचल के माताएं बहनें आके यहाँ डुबकी लगा के छठ पर्व मनाती है, आचमन करती है। मैं एक बार आग्रह करता हूँ कि आतिशी जी, आप भी स्वयं महिला हैं,
आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लाकर एक डुबकी लगा लीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने जमुना के लिए कुछ काम किया है। इस तरह से जमुना को हम लोग माँ समझते हैं और इस माँ के हत्यारा कोई है तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी। 10 साल तक दिल्ली में सिर्फ वादे हुए, दिल्ली को संघाई बनाने की बात हुई। अभी यमुना के साथ एयर जो पॉल्यूशन है वो अपने चरम पर है, ग्रेड 2 पे पहुंच चुका है, ग्रेड 3 और 4 आने वाला है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं कि हम स्वच्छ दिल्ली करेंगे, साफ सुथरी यमुना करेंगे, आपको लगता है कि देखिए, काम करने वाले आदमी की नीयत समझ में आ जाती है। ये काम करने वाले आदमी ने, ये देश को तोड़ने वाले आदमी, ये लोग राष्ट्र विरोधी आदमी हैं, ये लोग समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले आदमी हैं, ये लोग बीमारी पैदा करने वाले लोग हैं जो जमुना मैया को साफ नहीं कर सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो आरोप है वो बेबुनियाद नहीं है, उसमें सच्चाई है। और सच्चाई इसलिए भी है कि पिछले 10 साल से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और की सरकार लगातार ये दावे करती आई है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का शहर बनाएंगे और यमुना पॉल्यूशन को लेकर भी वो लगातार बड़े दावे करते रहे। लेकिन हकीकत क्या है ये सामने है। ऐसे में बड़े सवालों का जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को भी देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी यमुना की लगभग इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दाना की दस्तक की। बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना ने के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना उड़ीसा तट के भीतर कनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उड़ीसा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 150 से अधिक ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है। उसने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और प्लेन तैनात कर दिए हैं। वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए निकल चुकी हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने भी चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय में विशेष राहत के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष खोला गया है। सामान्य कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी जिसमें केंद्र सरकार के सारे वरिष्ठ अफसर थे और उसमें हमने 2 अनुरोध किया था कि 10 एनडीआरएफ टीम हमको और भेजी जाए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ सकती है और एक हेलीकॉप्टर हमको स्टैंड बाई में रखा गया तो उसकी भी उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और एनडीआरएफ की टीम आनी शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से हमारे पास पूरी व्यवस्था है। पानी की समस्या किसी तरह से नहीं हो, डीजल सेट हो, हॉस्पिटल्स में डीजल सेट हो, तो इस सारी तरह की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सारे स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र इनको 23, 24, 25 तक बंद करने का सरकार ने निर्देश दे दिया है। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पूरी और ऐसे जगहों पर जो पर्यटक रहते हैं तो वहाँ के कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सबको सूचना दी जाए और सबको सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा सरकार ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान आने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए भी कहा है। ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान का खतरा। चक्रवाती तूफान के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के समुद्र तट को पार करने की आशंका। चक्रवाती तूफान के गुरुवार को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को
सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान के पूरी तट से टकराने की चेतावनी दी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने पर्यटकों से पुरी छोड़ने के लिए कहा। 24 और 25 अक्टूबर को ओडिशा में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा के तटीय जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे के मद्देनजर समीक्षा बैठक की और जनता को आश्वस्त किया कि सरकार संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार ने पुरी में पर्यटकों से शहर छोड़ने का आग्रह किया है। Preemptive measures have been taken for the entire state, and if you've seen yesterday, all the concerned departments have had their reviews, and Honorable Chief Minister has also taken a review yesterday along with the Minister for Revenue and Disaster Management. मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव के कारण बुधवार से शुक्रवार तक ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर ओडिशा में कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। Instruction has been issued to all of them to be fully prepared. The shelter relief center in all those vulnerable areas are already ready with drinking water facility, with electricity facility, and with bathroom, latrines, etc. All requirements are ready. मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 25 अक्टूबर तक ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर वक्फ बिल को लेकर, जिसके लिए संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में एक बार फिर मंगलवार को हंगामा हो गया। बैठक के दौरान टीएमसी और भाजपा सदस्य में तीखी झड़प हुई। जेपीसी से कल्याण बैनर्जी को अगली बैठक के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियम 374 के तहत जेपीसी के अध्यक्ष ने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ 1 दिन के निलंबन की कार्रवाई की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक में कल्याण बैनर्जी द्वारा समिति के समक्ष किया गया व्यवहार को अशोभनीय और असंसदीय बताया है। उन्होंने कहा कि कल्याण बैनर्जी की हरकत लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। कमेटी ने 1 दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया है, क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। बढ़ते अब अगले खबर की ओर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से फ्रांस के कान में MIPCOM 2024 में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। समारोह का नेतृत्व प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन और फ्रांस के
मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूत रूपज्योति ब्रह्मकारजी ने किया। उनके साथ एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और कर्नाटक और तेलंगाना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने वैश्विक मीडिया क्षेत्र में भारत के सहयोगी प्रयासों पर प्रकाश डाला। इंडियन पेविलियन में प्रसार भारती विशेष भूमिका निभा रहा है और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने यूरोप और लैटिन अमेरिका में सार्वजनिक प्रसारकों के साथ संबंध बनाकर व्यापक पैठ के लिए यूरोपीय वितरण प्लेटफॉर्मों के साथ काम करके चैनल के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रसार भारती स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सामग्री की विशेषता वाले एक नए डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंडप में पहुंचे 250 से अधिक प्रतिभागियों और 65 से अधिक कंपनियों का एक मजबूत भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें निर्माता, स्टूडियो प्रसारक और वितरक शामिल हैं, मनोरंजन उद्योग में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। As regards our own penetration into markets beyond India, so some of these we do through a process of MOUs with other public broadcasters and other governments across the world. We have close to about 4 dozen, 45 or 46 MOUs with different countries, and for many of them. We take their channels also onto our satellite distribution and provide them to our audiences on a reciprocal basis. We paid a little more attention to our streaming operations, digital operations, our own apps, as well as the News on AIR app that I mentioned. But also now are developing our own streaming service, which hopefully we should see launched by around this time the next month. बढ़ते आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं को घर जैसा सुरक्षित माहौल देकर उनमें विश्वास पैदा करेगा। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसी घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। विजया राहटकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए विजया राहटकर जी हैं। विजया जी, नई जिम्मेदारी मिल गई आपको, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत जिम्मेदारी का पद है, पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा है, उसके ऊपर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। ये जो कमीशन है, ये महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार होते हैं उनको न्याय देने के लिए तो है ही। महिलाओं को हमारा कमीशन एक सिर्फ सरकारी व्यवस्था नहीं लगनी चाहिए, तो जो दुखी कठिन स्थिति में जो महिला आई है उसको ये कमीशन अपना मायका लगना चाहिए, कि जिस मायके में जाते हुए वो बहुत विश्वास के साथ अपने लोगों को अपने प्रश्न बताएगी और तुरंत उसका हल भी निकल जाएगा। इसी भावना के साथ हम यहाँ पे कमीशन में काम करेंगे। शुरुआती जो प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी आयोग को लेकर? शुरुआती कुछ प्राथमिकताएं आपने तय कर रखी हैं? अनेक विषयों पर काम करना है, पर सबसे पहले तो मैं ये भी देखूंगी कि कमीशन में अगर हमारे पास कुछ अभी केसेस है तो तुरंत उन केसेस को हमें देखना पड़ेगा और उन महिलाओं को हमें न्याय देना होगा। तो पहले तो काम ये शुरू करना है। इसके पहले भी कमीशन के हमारी पूर्व चेयरपर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी काम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कमीशन के सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। कई राज्यों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो पश्चिम बंगाल जिस तरीके से केस हुआ लेडी डॉक्टर के साथ में, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, रेप किया गया, किस तरह आप इस मामलों को संज्ञान में लेंगे? इस तरह के मामलों को किस तरह से इस पर कार्रवाई करेंगे? ऐसे तो चीज़ें कभी मंजूरी नहीं है। इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये कभी मंजूरी नहीं होगा। कमीशन इन सभी विषयों में जो न्याय है, उन न्याय चीज़ों के साथ हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। जहाँ जहाँ ये चीज़ें घटती है, वहाँ वहाँ कमीशन मजबूती के साथ उस महिला के साथ खड़ा रहेगा। महाराष्ट्र में भी आप आयोग के अध्यक्ष रही हैं, और तो वो अनुभव किस तरीके से काम आएगा और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर? इसके पहले मैंने 2 टर्म महाराष्ट्र में महिला आयोग का अध्यक्ष मैंने देखा है, संभाला है। काफ़ी अच्छा वहाँ पे सीखना मिला, अनेक नए चीज़ों को हम कर पाए। जैसे हमने वहाँ पे जो हमारे महाराष्ट्र में तब रहने वाली जो एसिड विक्टिम महिलाएं थी, उनके लिए हमने कुछ ठोस काम किए। जो उनको तकलीफ़ हुई है, उनका चेहरा, उनका शरीर खराब हुआ है, जो उनके मन के ऊपर जो जख्म तब हुए थे,
उसको हम बहुत ज़्यादा भर नहीं पाएंगे, पर आगे चल के उनका जो जीवन है उसको ठीक करने के लिए हमने प्रयास किया है। विजया राजकर जी का कहना है कि महिलाओं को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश की जाएगी, साथ ही महिलाएं जो हैं महिला आयोग का जो ऑफिस है उसको अपना घर समझे उसकी कोशिश की जाएगी, इससे कि महिलाएं अच्छे तरीके से अपनी समान समस्याएं जो हैं वो महिला आयोग के सामने व्यक्त कर सकें और आयोग पूरे देश भर में महिलाओं के हित में लगातार काम करता रहेगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मुकाबला आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की नजर न सिर्फ इस सीरीज में जीत दर्ज करने पर होगी, बल्कि टीम की कोशिश जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में मिली हार का हिसाब चुकता करने पर भी होगी। भारतीय टीम को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 3-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा था। भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। डिफेंडर और ड्रैग फिलकर वरुण कुमार की वापसी से टीम मजबूत नजर आ रही है और टीम को हालांकि हार्दिक की कमी खलेगी जरूर। वहीं जर्मनी की टीम भी काफी मजबूत है और टीम में कई युवा खिलाड़ी मौजूद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।